पासिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कुछ एक दो प्रश्न पूछे आते हैं जो कंपटीशन में भी आते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरबों ने, मुगलों ने, तुर्कों ने, अफगानों ने? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है कि सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया और पहला अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में सबसे पहले जश्न लगाया। तो जब अरबों का भारत में आक्रमण हो चुका था उसके बाद फिर प्रारंभ हुआ था भारत में तुर्कों का आक्रमण, जिसमें सबसे पहला आक्रमणकारी था महमूद गजनबी। और जो मैं जानता हूँ कि महमूद गजनबी का नाम आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत शरीफ इंसान था, ठीक है। और इलियट ने कहा कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वो सारी बातें हम लोग इस आगे करते हैं। देखिए ऐसा था कि क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान में एक क्षेत्र है और जिसे मध्य एशिया में इसे हम गजनी के नाम से जानते हैं। और गजनी मतलब ये नहीं है कि आप पीठ में बाल काटो, मांग खींच लो, आमिर खान। गजनी मतलब था वो क्षेत्र का नाम था। वहाँ पे अलबगीन नामक एक शासक शासन कर रहा था। उसका एक दास अधिकारी था जिसका नाम था सुबुकगीन। जो सुबुकगीन था तो वो दास था, मौका देखकर उसने अलबगीन की हत्या कर दी, जैसे कि इतिहास में अक्सर होता भी है। और हत्या करने के बाद उसने उस गद्दी को ग्रहण कर लिया। तो जब सुबुकगीन शासन कर रहा था, क्योंकि पृष्ठभूमि देखनी है हम लोगों को कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया था। तो उसी समय में भारत में जो हिंदुशाही वंश था, तो आप देखेंगे भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी यहाँ पर, तो कश्मीर के आसपास का क्षेत्र आप समझ सकते हैं, वहाँ पे हिंदुशाही वंश का शासक था जयपाल, जिसने सबसे पहले जिसने गजनी पर आक्रमण के बारे में सोचा कि मैं गजनी पर आक्रमण करूंगा, तो वक्त खराब था उसका भी। तो जब वो गजनी पर आक्रमण किया तो उसको कैद कर लिया गया। लेकिन जब उसको कैद किया गया तो सुबुकगीन के सामने शर्त रखी कि अगर आप हमें मार देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा है कि आप जो है मैं आपको कुछ टैक्स दिया करूंगा और मुझे मेरी जान आप बख्श दें, मुझे छोड़ दें। तो ये बात सुबुकगीन ने मान ली और मानने के बाद वो वापस आ गया। ये कुछ दिनों बाद जब सुबुकगीन का इंतकाल हो गया, ठीक है, उनकी मिट्टी हो गई, मौत हो गई, उसके बाद जब उनका बेटा, हालांकि उनके दो पुत्र थे, इस्माइल सबसे बड़ा था, इस्माइल ही उस गद्दी का उत्तराधिकारी था, लेकिन महमूद गजनबी ने उसकी हत्या करके फिर अगला शासक बना महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी के बारे में आप समझिए कि महमूद गजनबी भारत पर वैसे भी आक्रमण करता, जैसे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, जिससे भी आप पूछेंगे सीधा बोलेगा चर्बी वाला कारतूस। तो ऐसा तो नहीं है कि चर्बी वाला कारतूस काटा और पागल हो गया, एकदम से आगमन कर गया। बहुत सी परिस्थितियां होती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। इसी तरह से महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत पे आक्रमण के समय उसके मन में एक बात ये भी थी, एक तो ये था कि धन लूटना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा इस्लाम का प्रचार, इसकी बात हम लोग कर रहे थे, वो भी है। लेकिन उसके मन में एक बात ये भी थी कि जो एक उसके रीजन मिल गया, क्योंकि जैसे अठारह क्रांति में था, बहुत से कारण पहले से चले आ रहे थे, बट चर्बी वाला कारतूस उसकी एकदम वो एक लास्ट पॉइंट से, इस पे आकर लोगों ने विद्रोह किया, ऐसे माना जाता है सैनिकों के द्वारा। ऐसे महमूद गजनबी को लगा कि चूंकि मेरे पिता से जो वादा खिलाफी की थी जयपाल ने, इसलिए जब इन्होंने इस पर आक्रमण किया। हालांकि पहले क्या था कि जो खलीफा की पुस्तकता थी, तो अगर देखा जाए तो महमूद गजनबी ही वो पहला व्यक्ति है जिसे खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी और उसे यामुन दौला की उपाधि भी दी थी। इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। अब महमूद गजनबी यहाँ पर आया। अच्छा, एक बात और जो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अगर कोई भी शासक भारत में आता है तो ऐसा क्यों है कि भारत के लोग हार जाते हैं, वो लोग जीत जाते हैं अक्सर। कुछ ऐसी कमियां नहीं है भारतवासियों में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले भी कहा था कि एकता का अभाव था, आज भी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। 1857 में भी था, उस समय भी अंग्रेजों की कुछ लोगों ने सहायता भी की थी। सबको लगातार आप देखते रहते हैं, कुछ लोग थे जो कंबल ओढ़ के जाते थे अंग्रेजों को बताने की क्या हो रहा है। तो ये चीज जो चल रही थी, महमूद गजनबी जब यहाँ पर आक्रमण किया तो जयपाल को पराजित करके बहुत सा धन और वो प्राप्त करके वो यहाँ से चला गया। इसी बीच में ऐसा हुआ कि जब वो चला गया तो जयपाल को छोड़ दिया उसने। तो जयपाल ने इस वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि होता भी नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में, अगर आप देखें कि जो व्यक्ति फेल होता है, कोई व्यक्ति अगर फेल हो जाए तो आप देखेंगे कि उसे फेल होने का दुख तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख होता है जब लोग ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम भी है। कोई बच्चा फेल हो गया, लोग पूछेगा ना सर फेल हो गए, अभी जो फेल हो गया वो तो खुद ही फेल हो गया, वो तो ऑलरेडी बहुत दुखी है, लेकिन लोग उसको राय देते हैं। किसी का पैर टूट गया तो ऑलरेडी दुखी है कि यार मेरा पैर टूट गया, लेकिन जो आएगा तो वो कहेगा आप बाहर क्यों गए, तुम्हें उस दिन बाहर जाना नहीं चाहिए था, तुम बाइक से क्यों गए, तब बता दो भैया बाइक से थे तो पैदल खड़े थे। तो लोग कहेंगे पैदल क्यों थे तुम, घर में बैठते तो भैया घर पे ही फिसल गए, तो घर पे क्यों फिसल गए, तुम्हें कमरे से निकलना ही चाहिए। तो लोग राय देने आते हैं। तो ऐसा था कि ऐसे तरह जयपाल था, वो तो अपमानित महसूस कर रहा था, तो लोग भी कहते होंगे तो इस बात से इतना ज्यादा अपमानित महसूस हो कि वो राजा था, उसने आत्महत्या कर ली। इससे अच्छा तो ये था कि सुसाइड करने से अच्छा था शायद वो एक बार और लड़ता, जीतने का प्रयास करता, युद्ध भूमि में मारा जाता तो शायद आज उसका नाम और गौरव के साथ लिया जाता। तो महमूद गजनबी
के अपमान से बहुत ज़्यादा अपमानित होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद फिर पुनः लगातार आक्रमण होते रहे। 1004 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया। जैसे आप सोचिए भारत के लोग क्यों कुछ शासक हार रहे थे, उनकी बहादुरी का प्रमाण है वो आप देखेंगे आप आगे। जैसे 1004 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया, जो वहाँ के शासक बीजी राम थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ आत्महत्या कर ली। अब आप ये सोचिए जैसे आक्रमण किया, लोगों ने बताया महमूद गजनवी के बारे में कि देखिए महमूद गजनवी हाथ पे आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने कहा सैनिकों से, ठीक है आप आराम करिए, अभी मारते हैं। जैसे अंदर गए, कुंडी डाल के लटक गए। अब सैनिक तो पूछ रहे थे महाराज तुम कहाँ चले गए, तो महाराज वहाँ लटक गए, इससे अच्छा तो लड़े भी होते। वैसे ही उन्होंने कहा 18 ईस्वी में महमूद गजनवी जब मथुरा पे आक्रमण किया, तो वहाँ पर वो अपने शासक, मतलब जो वहाँ का शासक था कुलचंद, वो उसने आत्महत्या कर ली। अब आप देख रहे हैं कितने बहादुर थे। और अब आत्महत्या की अपनी पत्नी के साथ, मतलब वहाँ भी अकेले नहीं गए। उन्होंने भी कहा भाई कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जा रहे हैं भाड़ में, बोला हमें भी ले चलो, तो वो भी चले गए। इसके बाद हुआ क्या था, भारत ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सुनी होगी, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। ठीक, तो जो सोमनाथ का मंदिर था, क्योंकि भारत में जो मंदिर थे वो हमेशा से धन का केंद्र थे, बहुत सा धन होता था। ये भी प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि इतना धन वहाँ से कहाँ से आता था। आज भी आप ये देखें, जितने भी कुछ बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर आप एक गरीब को शायद खाना न खिलाएं, हो सकता है आप किसी व्यक्ति को भोजन ना कराएं, एक कप चाय भी ना पिलाएं, वो लोग भी मंदिर में जाकर दान करते हैं। की स्थिति पहले भी हमारे यहाँ थी। उसके अलावा जो मंदिर में ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, उनको कुछ गांव राजा के द्वारा दान भी दिए जाते थे, तो उस गांव की जो आमदनी होती थी वो ब्राह्मणों को प्राप्त होती थी। तो जब उन्हें आमदनी प्राप्त होती थी तो ब्राह्मणों का बहुत धन होता था। अब धन हो गया तो लोग उसे उधार भी लेने आते थे। तो जब व्यक्ति उधार देता है तो बड़े प्यार से देता है। जो लोग उधार या ऋण उठाते हैं, देते हैं, तो उन्होंने जब पैसा लिया जाता था वापस, तो उन लोगों को तकलीफ होती थी, उनके साथ अत्याचार भी किया जाता था कई बार, तो वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज भी रहते थे। तो जब महमूद गजनवी भारत में आया, तो ये माना जाता है कुछ बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने महमूद गजनवी को आमंत्रित किया कि आप आइए और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कीजिए। तो एक है, अच्छा प्रश्न ये होगा कि इन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ कोई शासक भी तो होगा। आप जानते हैं कि वहाँ पे चालुक्य सोलंकी वंश का एक शासक था, जिसका नाम था भीम प्रथम। तो जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने बहुत ही बहादुरी के साथ भीम प्रथम वहाँ से भाग गए और वहाँ पे इन्होंने मंदिर में आक्रमण किया। वहाँ एक चकमक मूर्ति लगी हुई थी, भगवान शंकर जो हवा में थी, उसको पत्थर को तोड़ा, मूर्ति नीचे है, बहुत सा धन लूट कर ये वापस चला गया। लगातार ये भारत में महमूद गजनवी आता जाता रहा। उसके बाद महमूद गजनवी के समय जो सबसे महत्वपूर्ण, क्या 30 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसी बीच में महमूद गजनवी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आया, इसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया क्योंकि अल-बरूनी एक ऐसा इतिहासकार था जिसने पुस्तक लिखी थी तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-हिंद। उस तहकीक-ए-हिंद में, तहकीक-ए-हिंद में की किताब है, उसने भारतीयों के बारे में जो बात कही गई है वो इतनी सार्थक है कि आज भी अगर आप देखो, उन्होंने कहा था कि भारत के लोग, उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत दम्भी प्रवृत्ति के हैं, वो अपने से ज़्यादा विद्वान किसी को नहीं मानते। आज भी होता है, उन्होंने कहा भाई वो बहुत बड़े आदमी ने, हमसे बड़ा आदमी थोड़ा ना, वो बहुत होशियार, तो हमसे ज़्यादा होशियार थोड़ा ना, मतलब अभी भी लोगों का थोड़ा एटीट्यूड रहता है और वो किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, वो खूब मंडूक हैं। कुछ अगर कोई भी अच्छी बात जब बताई जाए, जब विवेकानंद जी ने कहा भी था कि कोई पात्र तब भरता है अगर आपको कुएं में जल लेना होगा तो पात्र खाली होना चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा गया, कई बार कुछ लोग जब बहुत कम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद लोगों की कई बार बेइज्जती भी करते हैं कि तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता, मुझे आता है, मैं बहुत काबिल हो गया। लेकिन तो इस तरह का जो विचारधारा थी वो थी। तो ये बताया था अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ही पहला व्यक्ति था जिसने भारत में भारत के बारे में काफ़ी, उस समय की परिस्थिति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और पहला ऐसा मुस्लिम विद्वान था जिसने पुराणों को भी पढ़ा था। उसके अलावा एक और व्यक्ति उनके कार्य दरबार में थे महमूद गजनवी के, इसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने फारसी भाषा में शाहनामा नामक पुस्तक की रचना भी की थी। उसके बाद जो अगला शासक आया वो था मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी के जो भाई थे गयासुद्दीन मोहम्मद शाम, उन्होंने गद्दी वंश को समाप्त करके वहां पर अपने भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को गद्दी पर बैठाया। अभी आप मोहम्मद गौरी की अगर परिस्थितियां देखेंगे तो आपको एक बात और स्पष्ट हो जाएगी कि मोहम्मद गौरी को ये बात पता थी कि महमूद गजनवी वहां से भारत से बहुत अधिक धन लूट कर लाया है, ये बात उसको जानकारी थी। तो जब उसको ये पता था तो सबसे पहले वो भारत में आया 1175 में और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ऐसे मुआयना करके वापस चला गया। कई बार होता नहीं कि कई लोग आप देखें कहीं पर जाते हैं तो पहले देखने जाते हैं कि है कि नहीं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं। हमारा सिस्टम है कि दुकान पर जाएंगे तो पूछेंगे ये दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, 10-12 सामान निकालेंगे, फिर बोलेंगे भैया ऐसा है, हम तो देखने आए थे, कल लेने आएंगे। तो ऐसे मोहम्मद गौरी भी आए। पहले तो भारतीय सीमाओं पर भारत की परिस्थिति देखकर चले गए। तो उनके मन में ये प्लान पहले से था कि चूंकि भारत में जब भी आक्रमण किया तो आत्महत्या कर ली, यहाँ के शासक भाग गए, तो इन्हीं परिस्थितियों में उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन हुआ एकदम उल्टा परिणाम। कई बार ऐसा होता है कि कई जगह लोग ऐसे एग्जाम देके कहीं जाते हैं, लगता है नकल मिलेगी, फिर वहाँ सख्ती होती है,
पकड़े जाते हैं, बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। ऐसे इसके माइंड चल रहा था कि हम आक्रमण करेंगे, वो जीत जाएगा। तो ये और ज्यादा क्लमजी यानी आलसी हो गए थे। जैसे इन्होंने आक्रमण किया, वहां के शासक भीम सेकंड ने बहुत ही बहादुरी के साथ, तो आपको लग रहा होगा या तो आत्महत्या कर ली या भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आक्रमण किया और इनको पराजित कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा विचलित हो गए। इन्हें लगा कि मुझे तो लगता था कि मैं वहां पे जीत जाऊंगा, जब जाऊंगा लोग खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। अभी सोच रहे होंगे भीम सेकंड से तुम आत्महत्या क्यों नहीं की, तो सोच रहे तुम आत्महत्या करके मर जाओगे। आक्रमण किया, अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये भारत पर आक्रमण करें। फिर वही बात मैंने पहले भी कही थी कि भारत के लोगों की जो आपस की एकता का अभाव था, उस वजह से यहीं के शासक चंदू शाह ने उनको आमंत्रित किया, क्योंकि उसका और पंजाब के शासक खुसरो मलिक का आपस में कुछ वैमनस्य था। जब यहाँ पे आया तो उसका उनके वैमनस्य को समाप्त करके उनसे भी निपटा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, द बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण था कि भारत में जो सबसे लड़ाकू, निडर, वीर, साहसी जाति थी वो राजपूतों की थी। तो राजपूतों में सबसे बहादुर शासक का नाम आप सबने जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो हम जिनको हम जानते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने आक्रमण किया तराइन के प्रथम युद्ध में। उस प्रथम युद्ध में बहुत बहादुरी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय और राय पिथौरा ने मोहम्मद गौरी को फिर पराजित कर दिया। अभी मोहम्मद गौरी सोच रहा होगा कि कमाल हो गया, हम तो पहले सोचते थे कि ऐसा होगा कि भारत में आएंगे, कोई आत्महत्या करे, कोई भाग जाएगा। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि हम तो बराबर पराजित हो रहे हैं। लेकिन एक साल तक लगातार यही होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना संयम बना के रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हर एग्जाम में सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन होता है कई लोग कूद के बिखर जाते हैं, कुछ लोग उन्हीं से सीख कर अपनी गलतियों को आगे बढ़ते हैं। यही किया था मोहम्मद गौरी ने भी। वो एक साल तक लगातार तैयारी करता रहा, वही प्रैक्टिस सेट लगाता रहा। उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी करता रहा, नोट्स बनाता रहा। और पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा इजी हो गया, लगता था मैंने तो उसे हरा ही दिया है। 1192 ईस्वी में पुनः एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, जैसे कोई एग्जाम होता है ना हर साल, तो एक साल बाद पुनः उन्होंने तराइन के उसी युद्ध में 1192 पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। अभी परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई थी। मोहम्मद गौरी तैयारी करके आया था, पृथ्वीराज चौहान को ये आत्मविश्वास था कि मैं इसको हराऊंगा। दूसरा, भारत के कई लोगों ने मोहम्मद गौरी का साथ भी दिया था। तो दूसरा जो टाइमिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। टाइमिंग ये थी कि इन्होंने माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रातःकाल आक्रमण किया। अभी प्रातःकाल ज्यादातर लोग सोए हुए थे और ज्यादातर लोग अपने प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त थे। तो जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया, अब आप सोचे सुबह की नींद 4 बजे की, सारे लोग हाईस्कूल में उठाए गए होंगे, मम्मी पिताजी चप्पलें मारी होंगी फेंक फेंक के, तो पता होगा बड़ा मुश्किल होता है। उठ तो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 9 बजे उठते हैं। बड़े ब्रह्म मुहूर्त करते करते कितने लोग तड़पाए गए हैं हाई स्कूल में। तो ऐसे 4 बजे का समय, सुबह के समय आक्रमण किया गया। कई लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, आधे लोग लौटा लेके भागे वहां से। तो उन्होंने इसको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद फिर उन्होंने उनको कैद कर लिया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, कई टिप्पणियां उस पर अलग अलग, इतिहास में भी अलग अलग है कि ये कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हिंदी में कहीं ऐसा लिखा था, उनके बारे में लिखा हुआ था कि एक पंक्ति थी कि 4 बार 24 वर्ष प्रधान था, तर्क सुल्तान है, मत चुको चौहान, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी वहाँ चढ़ा लेते थे। एक बार वो अपनी जब वो कैद में थे, तो उनके जो प्रिय मित्र थे चंद्रदाई, उन्होंने बताया था कि मोहम्मद गौरी कितनी दूरी पर है। उस दूरी के हिसाब से उन्होंने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी मारे गए थे। और पृथ्वीराज चौहान भी बाद में मारे गए। लेकिन इतिहास में कुछ अलग है, उनके बारे में अलग अलग मतभेद है, इस पर हम नहीं जाने चाहते। B.A. स्मिथ महोदय ने मोहम्मद गौरी की जो दूसरी विजय थी उसके बाद कहा था कि पृथ्वीराज चौहान सेकंड की पराजय ने भारत में मुस्लिमों की सत्ता को स्थापित कर दिया था, क्योंकि भारत में हराने वाला कोई नहीं था। फिर भी एक व्यक्ति अभी और था जो जिसका नाम था जयचंद्र। हालांकि अगर जयचंद्र अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर युद्ध लड़ते, जो कि कन्नौज के शासक थे, तो भारत की परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती थी। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संबंध था। तो इसी बात से जयचंद्र उनसे नाराज भी रहते कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को किडनैप भी कर लिया था, आप सब लोग जानते हैं। तो 1194 में पुनः जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और जयचंद्र को पराजित कर दिया, तब भारत की स्थिति एकदम से बदल गई। क्योंकि मोहम्मद गौरी कोई दास नहीं था। महमूद गजनबी की तरह, मोहम्मद कासिम की तरह मोहम्मद गौरी भी भारत में नहीं रहा। भारत में अपने दास अधिकारी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने दासों को बहुत अधिक प्रेम भी करता था। उसने अपने दास अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का सेनापति बनाकर भारत से बाहर चला गया। और एक और व्यक्ति था जिसको इन्होंने उपसेनापति बनाया था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। देखिए, बख्तियार खिलजी के बारे में आप समझ लें कि भारत में जो नालंदा का क्षेत्र था, वहाँ पर बौद्ध लोग पढ़ा करते थे। हमारे राज्य का नाम ही, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उसको बिहार कहते हैं। हमारे राज्य का नाम इसीलिए बिहार पड़ गया। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग पठन पाठन का कार्य किया करते थे। बौद्धों का इतिहास बहुत समृद्ध था। तो बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया, बहुत से बौद्ध लोगों को मारा, बहुत से लोगों की बुक्स फाड़ दी।
कई लोग यूसुफ फाड़ के फेंक दी, कई का मजौला फाड़ दिया, कई लोग उठा गंगा नदी में फेंक दिया। इसीलिए इसको बहुत द्रोही भी कहा जाता है। उसके अलावा ये माना जाता है 12 और 6 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी नवाज पर के समेत दमियक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी और मोहम्मद गौरी समाप्त हो गए। चूंकि उस समय भारत में उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ही अगला बादशाह बना और जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। चूंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने जरूर की और ये मोहम्मद गौरी गुलाम, इसे गुलामी से मुक्त करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, इसीलिए दिल्ली